आप भी आर्मी पुलिस में कांस्टेबल हैं या आपकी सरकारी नौकरी है और रिसेंटली आपने ज्वाइन किया हुआ है और आपको पुरानी गर्लफ्रेंड जो आपको पहले लात मार के जा चुकी थी कि हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, या शादी जो है उन्होंने आपसे करने से मना कर दिया हो किसी भी रीजन की वजह से, अब आपकी नौकरी लग गई है, आपको एक लंबा अरसा हो गया उनसे मिले, 3 साल 4 साल उनसे मिले हो गया, और आपके ऊपर अब अचानक से वो एलिगेशन लगाने लगी हैं, आपको अचानक से धमकाने लगी हैं कि आप मुझे पैसा दो वरना जेल भेज देंगे, एफआईआर लिखा देंगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक कर देंगे। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति से कैसे निकलना है? देखिए, पहला क्वेश्चन इस स्थिति में आप लोगों का क्या होगा कि 4 साल पहले के इंसिडेंट को दिखा के क्या कोई महिला आपके विरुद्ध 376 जैसे मुकदमे पंजीकृत करा सकती है, जो धारा 64 है बीएनएस का, और शादी का झांसा की अगर बात करेगी तो सेक्शन 69 हो जाएगा। तो क्या वो महिला आपके विरुद्ध बलात्कार जैसे संगीन मामले इतने समय अवधि बीत जाने के बाद भी पंजीकृत करा सकती है या नहीं? तो बिल्कुल, समय अवधि कितनी भी बीत गई हो, अगर कोई महिला चाहे तो बलात्कार का मुकदमा आपके विरुद्ध 20 साल भी पंजीकृत करा सकती है, 20 साल बाद भी पंजीकृत करा सकती है। लेकिन हाँ, समय भी देखा जाएगा कि कितने डिले से उन्होंने उस एफआईआर को लिखाई है। एफआईआर तो लिख जाएगी, नो डाउट, पुलिस आपका हैरेसमेंट भी करेगी, लेकिन कोर्ट इस चीज को कंसिडर करेगी कि आखिरकार इस महिला ने 20 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई एफआईआर क्यों लॉन्च कराई, उसके पीछे इंटेंशन क्या था। मेलाफाइड इंटेंशन उसका क्लियर हो जाएगा कि आपकी नौकरी लग गई, आप प्रॉपरली स्टेबल हो गए लाइफ में, फिर अचानक से उनका आपके जीवन में आना और शादी का झांसा की बात करना एक इनका मेलाफाइड इंटेंशन क्लियर करता है। अगर आपके वकील साहब इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में सफल हो गए कोर्ट में, हो सकता है आपकी एफआईआर क्वैश भी हो जाए, ऐसा नहीं कि क्वैश नहीं हो सकती। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए अब आपका कहना है कि 4 साल बाद आ रही हैं, 4 साल पहले तो मैं इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया था, मनमर्जी से बनाया था, उससे कंसेंट ठीक है, ओके। अब आपका कहना है कि इसमें क्या सीडीआर में कुछ आ सकता है, तो भैया 4 साल पुराना सीडीआर ओडीआर कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको हैरेसमेंट होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब सबसे बड़ी स्थिति है कि 4 सालों तक आप थी कहाँ, आपने 4 सालों में किया क्या, और आखिरकार 4 सालों पहले अपने एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च कराई। रिसेंटली एक व्यक्ति से हमारी बात हुई है जो एक सरकारी नौकरी में है, उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध अनेकों बार बनाए थे, उसकी मनमर्जी से बनाए थे। क्योंकि वो दोनों लोग आसपास के गांव के थे, उन्होंने एक दूसरे से कह रखा था कि शादी नहीं हो सकती है और शादी करने से मना कर दिया था, और बिल्कुल सहमति से सब कुछ हो रहा था। लड़की ने भी यही कहा था, हाँ हम लोग गांव के आसपास के हैं, शादी नहीं हो सकती है, और हम लोग जैसे चल रहा चलाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। लड़का अपना शादी कर लेता है, लड़की की शादी नहीं होती है। अब रिसेंटली लड़की उनको अचानक से कुछ दिनों पहले फोन करती है कि ऐसा है, मेरे पास तुम्हारे ऑडियो वीडियो हैं, फोटो हैं, मैं उन्हें वायरल कर दूंगी और तुमको मैं बदनाम कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर एफआईआर लिखा दूंगी। और ये बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग में, जिसमें लड़की कह रही है कि मैं तुम्हारे ऊपर फर्जी एफआईआर लिखा दूंगी, 10 लाख रुपए दे दो वरना नहीं तो तुम जेल चले जाओगे। अब ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो गई तो भाई करना क्या। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप भय त्याग दीजिए, डर त्याग दीजिए। अगर आपने डर पकड़ के रख लिया तो समझ लीजिए कि आप रोज डराए जाएंगे। अगर एक बार आपने पैसा दे दिया तो आप उसको लाइफ टाइम पैसा देते रहेंगे, आप उसके लिए एटीएम मशीन हो जाएंगे और आप नौकरी करेंगे, पैसा उसको मिलता रहेगा। वो रेगुलर ब्लैकमेल करके आपको पैसा देती रहेगी। और एक चीज ये भी बता दूं, इस ब्लैकमेलिंग में एक लड़का उस लड़की के साथ और शामिल है, वो कहता है मेरे ऊपर 2-3 मर्डर केस चल रहे हैं और जो है हम 1-2 और कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, इनके पास पोजीशन है, पावर है, लेकिन इनको भय सिर्फ समाज का है। सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप करते समय समाज नहीं याद आया था, आज समाज याद आ रहा है जब जेल जाने की बारी आ रही है। इमीडिएटली मैंने इनको सजेस्ट करा कि आप लड़की के ऊपर एक्सटॉर्शन की एक एफआईआर लिखा दो। अगर एफआईआर आप लड़की के ऊपर लॉन्च करा देते हो तो वो रेप का मुकदमा भी अगर आपके ऊपर पंजीकृत करा देती तो आपके पास एप्रोप्रिएट एविडेंस आ गए, जहां पर वो पैसा मांग रही है, आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग इस चीज की आ गई, एक लड़के के साथ मिलकर पैसा मांग रही। मतलब ये हनी ट्रैप गैंग है, पूरा एक्सटॉर्शन गैंग है। ये लोग एक गैंग चलाते हैं, सिलसिलेवार तरीके से लोगों से पैसे वसूलते हैं और उनकी उसके बाद उनको जेल जाने की धमकी देते हैं। और हर व्यक्ति अपनी नौकरी, पोजीशन, वर्दी बचाने के चक्कर में जेल नहीं जाना चाहता है, इसलिए उनको पैसे दे देता है।
और इस मामले की अगर आप एफआईआर के अगर लिखा देते हैं, अगर सिमिलर घटना आपके साथ घटित हो रही, कोई आपको धमका रहा है, पैसा लेने की बात कर रहा है, मुकदमा लिखाने की धमकी दे रहा है, तो आप इमीडिएटली उसके ऊपर एफआईआर लिखाइए। क्योंकि अगर उसकी एफआईआर पहले हो गई, आप सर पीट के मर जाओ कि आपके पास 50 एविडेंस है, कुछ है, पुलिस कुछ नहीं सुनने वाली है, आपको गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी, नॉन अवेलेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये, आप जेल जाओगे। इसलिए आप जान लो कि आप मुकदमा उसके ऊपर सबसे पहले पंजीकृत कराओ। अगर आपने मुकदमा पहले उसके ऊपर पंजीकृत करा दिया तो यकीन मानिए आपको अरेस्टें मिल जाएगी। अगर आपकी एफआईआर है और आप ये साबित कर ले जाओगे कि फर्जी एफआईआर इस लड़की ने लिखाई, आपके पास एविडेंस है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एफआईआर जहां नहीं लिखाओगे, जेल जाओगे। इसलिए डरो मत, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, और पैसा अगर दे दिया तो आप जिंदगी भर देते रहोगे। और ये लोग बिना पुलिस की मिलीभगत के पैसा नहीं मांगते हैं, पुलिस को भी हिस्सा पहुंचाते हैं। सारी चीजें इस तरीके की होती है, जो पिक्चरों में दिखाया जाता है वो रियलिटी है। समाज का आईना होती है पिक्चरें हमारी, जो हमारे समाज में हमारे आसपास चल रहा होता है वही उसमें दिखाया जाता है। उम्मीद है इस जानकारी से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी, कुछ मोटिवेशन आएगा, कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, अपने लिए लड़ने की क्षमता आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहां जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला। जय हिंद।